एवरीवन, आज हम जानेंगे नेक्स्ट। हमने इससे पहले 10th क्वेश्चन कर लिए, हम 5 क्वेश्चन और लर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 किया था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है कुछ उसमें प्रॉब्लम अगर आपको हुई हो तो, क्योंकि मैंने उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने भी उसमें पूछा गया था अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में तो मैंने उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि ब्लूम ने अब 3 जो लर्निंग के टाइप्स दिए हैं, पर मैंने उनके नाम तीनों के नहीं दिए थे। तो मैंने इसलिए एक बार ये कर दिया, आप देख लेना एक बार वो क्वेश्चन। और देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी कॉम्प्राइज 3 लर्निंग डोमेन्स जो ब्लूम के हैं वो हैं द कोग्निटिव डोमेन, और सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड है साइकोमोटर। कोग्निटिव में आता है जो भी थिंकिंग और नॉलेज है हमारी, और अफेक्टिव डोमेन में आएगा जो भी हम इमोशनली डील करते हैं, जिससे जैसे कोई भी फीलिंग है, हमारी वैल्यूज़ हैं, मोटिवेशन जो हम कहते हैं, एटीट्यूड जो एक्सेट्रा, जो भी हमारे इमोशनली जो डील से जुड़े हुए हैं वो आएंगे अफेक्टिव डोमेन्स में। साइकोमोटर डोमेन है टेक्निकल जो भी स्किल्स हम जो करते हैं वो हमारे साइकोमोटर डोमेन में आएंगी। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 दिए थे। और जो टीचिंग हमारे माने जाते हैं लेवल ऑफ टीचिंग, वो होते हैं, वो है हमारे 3। ठीक है, वैसे मैंने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी अपनी पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी हो देखो, उसमें मैंने सब क्लियर करा रखा है। लेवल ऑफ टीचिंग भी पढ़ा रखी है और ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी। और लेवल ऑफ टीचिंग है हमारे जैसे 3 होते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग अगर आता है तो वो है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। पूछा गया था उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। मेमोरी लेवल होता है, दिया था किसने, हर्बर्ट ने, जो कि थॉटलेस टीचिंग होती है, जिसमें बताया था कि वो क्रैमिंग पे डिपेंड होता है मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल है थॉट फुल टीचिंग, यानी ये मॉरिसन ने दिया था। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये हंट ने दिया था, ये अपर थॉटफुल माना जाता है। ठीक है, दिए थे इन्होंने भी इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर में डिवाइड किया था। और इनका मॉडल अलग है, ये इनने जो डोमेन्स दिए थे लर्निंग के। और ये है हमारे टीचिंग लेवल्स, लेवल ऑफ हमारी टीचिंग के 3 लेवल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज ये हम 2020 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है हमारा, when the independent variable is explored rather than manipulated to observe the effect on independent variable, the method of research is called। कि इसमें कौन सी रिसर्च को यूज़ किया गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, लाइक, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इन्होंने कहा कि जब इंडिपेंडेंट, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है, रेदर देन मैनिपुलेट, कि एक्सप्लोर किया जाता है, तो वो कौन सी है। ए ऑप्शन है इसमें एक्स पोस्ट फैक्टोरियल मेथड, बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी है केस स्टडी मेथड, और डी ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके मैंने मेरे डिफाइन भी दिया है कि क्यों है इसका ये आंसर। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी और आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट भी एक्स पोस्ट फैक्टो की बोलते, क्योंकि ये जब घटना हो चुकी है जिसमें हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, हम उसको फैक्ट को ढूंढते हैं कि हाँ, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो घटना घटित हो गई, उसके बाद हमें उसका डाटा जैसे का है वो बिल्कुल वैसे ही कलेक्ट करना है। हम किसी तरीके से उसको चेंज करके नहीं देख सकते, उस स्थिति को या उस सिचुएशन को हम चेंज करके नहीं देख सकते। वो जो है वो हो गया, क्योंकि वो आफ्टर द फैक्ट जो स्टडी होती है। ठीक है, research is a category of research design in which the investigation start after the fact has occurred without interference, no manipulation ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती फ्रॉम द रिसर्चर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, और हम करते हैं 12th क्वेश्चन। मैं सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन, वैसे मैं सिंपली आंसर भी आपको बता सकती, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ क्या होता है कि हमें एक बार वो जो हम पढ़ लिया, हमें जो भी टॉपिक है उसको हम एक बार हमारा लर्न हो जाता है, दोबारा हमारे माइंड में वो एक बार अच्छी तरीके से हमें याद आ जाता है कि हाँ ये ऐसे ही था। ठीक है, एक बार दोबारा हमारा साथ ही साथ लर्न होता चला जाता है। क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। क्वालिटेटिव ऑप्शन ए है एक्सप्लोरिंग ए प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सेंट्रल फिनोमिना। बी ऑप्शन है हैविंग द लिटरेचर रिव्यू प्ले ए माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम। सी ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स।
डी ऑप्शन है कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट बी प्रेजेंट क्वेश्चंस, और ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो इनमें हमें बताना है क्वालिटेटिव। सबसे पहले देखो जहाँ पर हमारा आ गया न्यूमेरिक, जहाँ भी न्यूमेरिकल डाटा आ गया वहाँ पर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं चलेगी, वहाँ पर हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च चलेगी। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें से कट हो गया। अब हमें देख रहे हैं चार ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम को, क्या एक्सप्लोरिंग ए प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम कोई भी सेंट्रल फिनोमेना। बी हो गया ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऐसे ए बी और ई, ठीक है। तो ए बी और ई। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शन में ये जो होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे हैविंग द लिटरेचर रिव्यू प्ले माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। और कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड, शब्दों में हम डाटा कलेक्ट करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन ये तीन है। अब क्या थे हमारे ए बी और ई, तो ए बी हमारे ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो राइट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटेटिव में हमेशा हम न्यूमेरिकल डाटा करते हैं और जो क्वालिटेटिव में होता है जो हमारा न्यूमेरिक नहीं होता, ठीक है। जो हम कह सकते हैं हम शब्दों जैसे होने का वर्ड्स बेस्ड हो सकता है, शब्दों पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं लेकिन एक काउंटेबल नहीं होगा वो, ठीक है। अब देखते हैं क्यों है ये ऑप्शन सही। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है था इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग ए प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सेंट्रल फिनोमिना, हैविंग द लिटरेचर रिव्यू प्ले माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड था हमारा कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये हमारा क्वालिटेटिव। और क्वान्टिटेटिव में है हमारा ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब ए रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू ए description of trends and the collecting numerical data from a large number of people are characteristics of quantitative research। तो ये हमारे जो आते हैं ये हमारे आएंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीड फ्रॉम फॉलोइंग। तो इनमें से हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन से हैं। अब देखो इसका आंसर इसके मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इजी आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी दोबारा रिवीजन है, नॉन प्रोबेबिलिटी कहीं क्योंकि कई बार हमारे माइंड से निकल जाता है, ठीक है। कि अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर, ये नाम ध्यान रखने। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है हमारे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जो रैंडमली जिसमें से हम कुछ सिलेक्ट करते हैं कि जो हम कह सकते हैं जैसे हम अगर हम किसी भी चीज़ को अब देखते हैं कि जनसंख्या करते हैं कि हाँ बच्चे कितने हैं, या स्टडी का करते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो हम रैंडमली जब हम कोई चीज़ को एक करते हैं कि हाँ जो हमारे मोस्टली सब पॉपुलेशन में से उड़ जाए, ठीक है, वो होता है रैंडमली होते हैं जो भी वो प्रोबेबिलिटी में आएंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं जो हम रैंडमली नहीं करते। इनमें आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, प्रपर्सिव सैम्पलिंग, परपर्सिव और स्नोबॉल सैम्पलिंग और पॉटर सैम्पलिंग, ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम ध्यान। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स random selection which means that every member of the population has a chance of being selected, कि हर मेंबर को चांस मिल सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे हमारे कोविड के टेस्ट हुए थे, अब रैंडमली टेस्ट करने लगे तो उसमें क्या था कि कोई भी हो सकता है, ये कोई नहीं था कि हाँ इनमें से सिलेक्ट करना है कुछ, वो रैंडमली टेस्ट था, कोई भी बीच में से किसी को भी उठा के किसी को भी हम रोक के कर सकते थे। तो वही है जो रैंडमली होता है। It involves no random selection based on convenience or other criteria allowing the investigator to easily collect initial data। इसमें है कि जो नॉन रैंडम जो हम एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं या कुछ भी तरीके से जो जिससे हम एक अपनी जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके लिए हम जो भी डाटा हम इनिशियल डाटा हम कलेक्ट कर सकें, तो जो भी हम क्राइटेरिया अपनाएंगे जिस तरीके से भी हम करेंगे वो जो नॉन रैंडम है। तो एक रैंडम के नाम से आपके इजीली याद रहेगा जो प्रोबेबिलिटी में आएंगे जो रैंडमली होते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी में होते हैं जो हम रैंडमली नहीं करते, ठीक है। तो इसमें देखो इन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसमें क्या था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आप देखो कोटा तो है ही नहीं क्योंकि ये क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी, ये नहीं है हमारा। एक स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमैटिक है, क्लस्टर भी है, तो क्या ऑप्शन होगा। तो जो क्लस्टर है डायमेंशन इसमें क्लस्टर है, सिस्टमैटिक है और स्ट्रेटिफाइड है, तो बी ई और डी, सॉरी बी
पहले डी आएगा, बी और डी और ई, तो राइट ऑप्शन इज सी। तो जो ये क्वार्टर डायमेंशनल सैम्पलिंग है ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। आई होप कि आपको नोट्स मेरे अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो। 14 क्वेश्चन है हमारा, ए डी नोवा इंस्टीट्यूट इज करेक्टरसाइड हुए। डी नोवा जो इंस्टीट्यूट है वो करेक्टरसाइड है। ICT इनेबल पेडोलॉजी, फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिक एंड एमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज, फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च ऑन फॉरिजन लैंग्वेज एंड देयर लिटरेचर, स्टेट ऑफ आर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है कि डी नोवा क्या है, फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च इज यूनिक एंड एमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज, जो कि हमारी टीचिंग और रिसर्च को एक बढ़ावा देती है, जो इस पर कार्य करती है। डी नोवा इंस्टीट्यूशन मीन्स ऑन इंस्टीट्यूशन devoted to innovation in teaching and research in unique and emerging area of knowledge, ज्ञान की अद्वितीय और उभरते क्षेत्र में शिक्षण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो डी नोवा का ऑप्शन राइट है बी। 15 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इनिशिएटिव ऑफ MHRD डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज। हमें इनमें बताना है कि जो ICT इनिशिएटिव है, जो MHRD जो डील्स करती है, सॉरी भी, वो कौन सा है, तो वो है समर्थ। राइट ऑप्शन है इसका समर्थ। समर्थ क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हैज़ डिवेल्प्ड ऑन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ERP की फुल फॉर्म है अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन और भी लर्न होते रहते हैं। समर्थ इज एन ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सिक्योर स्केलेबल एंड एवोलेंट्री विकासवादी होते हैं जो प्रोसेस ऑटोनॉमस इंजन फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये है समर्थ। तो आई होप कि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर मैं और क्वेश्चन डाल तो ज़्यादा लेंथी हो जाए क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। थैंक यू।